हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञान दायनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं नेहा प्रयागराज से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आप लोगों का सपोर्ट प्यार सारे वीडियो में मिल रहा है, जो जनजाति का वीडियो अभी इससे पहले गया है उसमें भी काफ़ी लोग बोले हैं कि हाँ बहुत अच्छा जा रहा है। वैसे ही उसी का आगे का जो भी जनजाति अभी तक छुटी हुई थी उसके आगे का लेक्चर ये है। तो जैसे कि इसमें भारत की जो प्रमुख जनजातियों में कुछ बच गई थी तो वही है। तो आज थोड़ा सा लिख कर लाएँ क्योंकि जनजातियाँ बहुत हैं। भारत में ही लगभग 400 प्लस जनजातियाँ निवास करती हैं। तो आपको सारी 400 प्लस जनजातियाँ नहीं याद करनी है। इतना याद कोई कर भी नहीं पाएगा कि 400 प्लस जनजातियाँ याद कर, क्योंकि एक ही जनजाति कई कई राज्यों पर है। तो और वो जनजातियाँ लगभग परीक्षाओं में पूछी भी नहीं जाती। लगभग वो जनजातियाँ पूछी जाती हैं जो एक किसी राज्य पर निवास करती है। वो जनजातियाँ लगभग आईएएस, पीसीएस, स्टेट लेवल के और भी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछी जाती हैं। तो आप लोग जैसे बोर्ड में दिख रहे हैं, आज मैं थोड़ा सा इसे लिख कर लाई हूँ। बाकी कुछ जनजातियाँ ऐसी हैं जो इम्पॉर्टेंट है, उनके विषय में मैं यहाँ पर डिटेल बताती जाऊँगी, या इनको बताने के बाद मैं उसको डिटेल में सारा कुछ बता दूँगी। तो जैसा कि सबसे पहले यहाँ पर लिखा है राजस्थान की मैं आज थोड़ा सा ट्रिक भी बताऊंगी आप लोगों को कि इन्हें याद कैसे करनी है। तो राजस्थान की जैसे है कि भील, मीना, अगरसिया। तो सबसे बड़ी बात तो इसमें जो है, सबसे बड़ी जो जनजाति है यहाँ पर, तो वो क्या है, मीणा है। या मीणा आप कह सकते हैं या मीना कह सकते हैं, दोनों एक ही बात हुई। जो अगर आप जब इंग्लिश में लिखेंगे तो यही बात आप मीना कहेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी जनजाति राजस्थान की, और सबसे बड़ी बात ये सबसे पढ़ी लिखी जनजाति है। भारत में कई पदों पर ये मीणा जनजाति कई उच्च पदों पर, मतलब ये कई उच्च पदों पर ये निवास कर रही है। कई जगह ये लोग उच्च पद लेकर बैठे हैं। मीना जनजाति सबसे पढ़ी लिखी, भारत की सबसे पढ़ी लिखी जनजाति अगर कोई भी है तो वो है मीना जनजाति। वो काफ़ी उच्च पदों तक इनका दायरा भी है। तो पहले तो आप इसे याद करिए, मीना जनजाति। इसे याद करने के लिए आपको कोई भी ट्रिक नहीं चाहिए, क्योंकि भारत में कई जगह पर। अब आती है भील की बात, की भील कैसे याद की जाए और गरसिया कैसे याद की जाए। तो भील, जहाँ राजस्थान का मतलब है कि राजा रजवाड़ों का यहाँ खानदान था। तो जहाँ राजा रजवाड़े होंगे वहाँ बहुत ढेर सारी क्या होगी, भीड़ होगी। तो इससे किससे संबंधित करेंगे, भीड़ से। तो भीड़, यहाँ पर भीड़ ना होकर भील है, परंतु आप इसे भीड़ से रिलेट करके याद कर सकते हैं। आईएएस पीसीएस में ट्रिक नहीं चलता है, बिल्कुल नहीं चलता है, लेकिन आपको चीज़ें याद कैसी होंगी इसलिए बताई जाती हैं। आईएएस पीसीएस या आरओ कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल भी नहीं निकाला जा सकता है। कोई भी शॉर्टकट बिल्कुल रास्ता नहीं है इनका। इनके लिए सिर्फ और सिर्फ स्टडी करना, और स्मार्ट स्टडी करना। सबसे बड़ी बात हो गई कि अगर आप स्मार्ट स्टडी करें, सिर्फ इन्हीं 3 जनजातियों से राजस्थान में पूछी जाती है। अगली आपकी है गरसिया। तो गरसिया क्या होगी, अब इसका आप कहेंगे इसका क्या ट्रिक बताएंगी। तो गरसिया से यहाँ आप बना लीजिए गरज। अगर राजा रजवाड़े हैं तो हमारी गरज होगी, तो हम राजा रजवाड़ों के यहाँ जाएंगे। ऐसे आप याद कर सकते हैं कि गरसिया से गरज। तो गरज किसकी होगी, हमारी भाई गरज होगी, तभी तो हम राजा रजवाड़ों के घर जाएंगे, दरबार जाएंगे। तो ऐसे आप राजस्थान की याद कर सकते हैं। कैसे, भील, मीना आपको पता ही है कि सबसे पढ़ी लिखी जनजाति है, मीना हो गई, और गरसिया। यही 3 जनजाति आपको राजस्थान की याद करनी है। आगे बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात में सबसे बड़ी और सबसे चर्चित और प्रचर्चित ये पटेलिया, क्योंकि वहाँ पर पटेल लोग बहुत ज़्यादा निवास करते हैं। तो ये पटेलिया जनजाति भी वहाँ पर है गुजरात में। और फिर वहाँ बंजारा आप जानते हैं ना, जो लोग बंजारा होते हैं ना कि बंजारा है ये लोग, तो उन्हें कुछ नहीं पता होता है कब दिन है कब रात है। ऐसे मतलब आपको सिर्फ याद करना है, ये नहीं कि उनको पता नहीं होता, ऐसा नहीं। बंजारे लोगों को दिन रात से कोई मतलब, उन्हें अपना काम करना है तो करना है। तो बंजारा से क्या बनाएंगे, गुजरात में कौन सी जनजाति पाई जाती है, बंजारा। ट्रिक बनानी है। ट्रिक का मतलब कि आपको चीज़ें याद हों, आपके दिमाग में जाएं बस, क्योंकि ट्रिक के माध्यम से एग्जाम नहीं क्लियर किया जा सकता है। डफर आप ऐसे याद कर लीजिएगा, डफर, क्योंकि जो गुजरात होता है ऐसे, तो यहाँ पर गुजरात क्या है, डफर कहेंगे नहीं, पर डफर से याद कर लीजिए, डफर। टोडिया, तो मोदी जी का कौन सा वो है, तो गुजरात है। तो यहाँ जैसे आप मोदी जी लिखते हैं ऐसे मोदी, वैसे आप टोडी लिख लीजिएगा, तो क्या होगा, मोदी से आप बना लीजिए टोडिया, ठीक है। ऐसे मतलब बस आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। फिर आती है हिमाचल प्रदेश की बात। तो गुजरात पहले आप याद कर लीजिए, गुजरात में कौन कौन सी है, बंजारा, पटेलिया, डफर या डाफर, दोनों बातें, डफर या यहाँ है डाफर टोडिया, क्या होगी, बंजारा, पटेलिया, डाफर, टोडिया, ठीक है। इतनी आपको याद करनी। फिर आती है हिमाचल प्रदेश की बात। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सी, गद्दी, कन्नौर, लाहौली।
तो कन्नौज तो हिमाचल प्रदेश का एक ज़िला ही है, तो इसे कोई याद करने का ट्रिक बनेगा ही नहीं। आप बना सकते हैं तो आप बना लीजिएगा, लेकिन ये ज़िला है तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा कि ये हिमाचल प्रदेश का एक ज़िला है कन्नौज। तो यहाँ कन्नौज जनजाति निवास करती है। गद्दी, जब हिमाचल प्रदेश एक ठंडा प्रदेश है, मतलब हिमाचल प्रदेश एक ठंडा राज्य है, तो वहाँ पर लोग गद्दी जैसे कपड़े पहनते हैं, मतलब मोटे कपड़े पहनते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि वहाँ गद्दी जनजाति निवास करती है। ठीक है, फिर आती है लाहौली। जब ठंडी लगती है तो हम क्या जलाते हैं, आग जलाते हैं। तो आग को आप क्या कह सकते हैं, होली। ऐसे याद करिए, मतलब याद ही करना है ना, तो आग को क्या जलाते हैं, होली जलाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में ठंडी में क्या जलाएंगे, लाहौली, मतलब होली जलाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें ठंडी लग रही है। ये ट्रिक आप लोगों को सिर्फ ये याद करने के लिए है कि आपको दिमाग में बातें ये चली जाएं। तो हिमाचल प्रदेश की कौन सी होगी, गद्दी हो गई, कन्नौज हो गया, लाहौली हो गया, ये 3 आपको याद होनी चाहिए। फिर आती है जम्मू कश्मीर की बात। जम्मू कश्मीर की एक जनजाति है गुज्जर जनजाति। ये एक मुस्लिम जनजाति है, मतलब इनका धर्म मुस्लिम है। ये बहुत ही कट्टर जनजाति भी है, क्योंकि इनका जब धर्म मुस्लिम है तो ये कट्टर होंगे। हर एक मुस्लिम कट्टर नहीं होते, लेकिन ये मुस्लिम जनजाति कही गई, इनका धर्म, ये लोग मुस्लिम हैं, मुस्लिम धर्म के हैं। तो ये गुज्जर, तो आप पहले इसको अलग कर लीजिए कि गुज्जर जनजाति किस धर्म की है, तो वो मुस्लिम धर्म की है। ठीक है, और एक है बकरवाल और एक है गद्दी। तो गद्दी तो आप ठंडी से जोड़ सकते हैं। अगर यह हिमाचल प्रदेश में गद्दी दिया गया और जम्मू कश्मीर में भी गद्दी दिया गया तो ये जनजाति बिल्कुल नहीं पूछी जाएगी। जो जनजाति 2 राज्यों पे है, ऐसा सवाल ना तो आईएएस बनाती है, ना पीसीएस बनाती है, ना तो कोई मतलब वनडे लेवल का एग्जाम जो होता है, ना तो वहाँ पर कोई कमीशन बनाता है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि फिर 2 ऑप्शन सही होंगे। तो अब बच्चे जो लोग हिमाचल प्रदेश पढ़े तो वो हिमाचल प्रदेश मारेंगे, अगर जो लोगों को जम्मू कश्मीर याद है तो वो गद्दी जम्मू कश्मीर मारेंगे। तो 2 ऑप्शन एक प्रश्न के नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो आप गद्दी एक जगह की याद कर लीजिए, चाहे हिमाचल प्रदेश की याद कर लीजिए, चाहे जम्मू कश्मीर की याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ये वह यहाँ जो जम्मू कश्मीर है वहाँ की ये सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है, बकरवाल। ये तो बहुत नामी गामी जनजाति है, बकरवाल। तो आप इन तीनों को, जम्मू कश्मीर कौन सी है, बकरवाल, गुज्जर, गद्दी। अब आते हैं, आगे बात करते हैं केरल की। केरल में सबसे पहले मोपला। तो एक मोपला विद्रोह भी हुआ था। तो आप इतिहास से भी इसे जोड़ सकते हैं कि मोपला जनजाति कहाँ पर होगी, तो केरल पर होगी, क्योंकि मोपला विद्रोह भी कहाँ हुआ था, केरल में हुआ था। फिर है कादर, फिर है चेचू, फिर है पनियान। तो पनियान से कैसे, अब यहाँ से याद करते हैं। तो पनियान जो आपका केरल है, ये पश्चिमी तट है, जैसे पश्चिमी घाट है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा उमस रहती है। तो यहाँ पर क्या होगी, जब लोगों को उमस लगती है तो क्या करते हैं, अपने कपड़े उतारते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बनियान पहनते हैं। पनियान से आप बनियान याद करेंगे, क्या याद करेंगे, बनियान। तो यहाँ पर आप ऐसे, जैसे पनियान से बनियान बन रहा है ना, बनियान, तो यहाँ पर आप बनियान, तो कैसे याद करेंगे, क्योंकि उमस जब बहुत ज़्यादा होती है तो शरीर में क्या होती है, चिपचिपी होती है, कपड़े चिपकते हैं, तो लोग वहाँ पर बनियान पहनते हैं। आप देखते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है, बहुत ज़्यादा उमस भी होती है, बहुत मतलब लोग तट के किनारे जाते हैं, अच्छे से बढ़िया पेड़ के नीचे बैठते हैं। आप देखते भी हैं कि वहाँ के लोग बहुत कम कपड़े पहनते हैं। ये बात बताने की भी नहीं है, आप सभी लोग भी जानते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। चेचू, अब कहेंगे चेचू कैसे याद की जाए, चेचू जनजाति। तो ये जो केरल, आप ऐसे मान लीजिए ये भारत है, तो यहाँ पर क्या है, ऐसे चोंच जैसी निकली रहती, ऐसे बना है ना केरल, ऐसे। तो चेचू ऐसे याद करेंगे, चोंच। चोंच से क्या हुआ, चेचू। ठीक है, और यह तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। चेचू क्या है, वहाँ पर केरल में मोपला विद्रोह हुआ था, विद्रोह के कारण वहाँ कोई चूचा नहीं करता, ऐसे भी याद कर सकते हैं। चेचू का मतलब कि वहाँ पर कोई भी चूचा नहीं करता है। और जब वहाँ पर विद्रोह हुआ तो वहाँ पर कादर, बहुत लोग मतलब वहाँ कादर हो गए। ठीक है, मतलब कादर हो गया, मतलब कोई किसी का दर बदर हो गए। कादर का मतलब ऐसे जोड़ लिए कि दर बदर हो गए, किसी का घर चला गया, किसी के बच्चे चले गए, किसी का पति चला गया। जब विद्रोह हुआ तो सब कुछ तितर बितर हो गया, तो आप वहाँ से इसे को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में फिर क्या आई, भील जनजाति आई। अब देखो, आपको कहाँ पर भील मिली थी, राजस्थान में मिली थी। अब कहाँ पर मिल रही है, मध्य प्रदेश में मिल रही है। तो मध्य प्रदेश का मतलब बीच में। तो बीच का मतलब कैसे होगा, जैसे मान लीजिए ये आप हैं, या मान लीजिए ये हम हैं। ठीक है, आप अपने पर मत लीजिएगा। तो हमारा हार्ट कहाँ पर होगा, यहाँ पर बीच में, जहाँ पर दिल होता है वहीं पर लोग जब भी किसी भगवान को, किसी मतलब किसी भी चीज़ को देखते हैं तो क्या कहते हैं, वो वहाँ पर बीच में। तो भील जनजाति कहाँ पर होगी, बीच में होगी। भीड़ कहाँ पर होती है, बीच में होती है। मैं गोंड की आपको बात कर रही थी, गोंड।
गोंड को आप गार्ड लिख सकते हैं। तो गार्ड कहाँ पर होते हैं? बीच में होते हैं, मध्य में होते हैं। जब भी आप कहीं मंदिर मस्जिद जो जिस धर्म का है अगर कुछ भी देखता है तो वो अपना हाथ कहाँ लगाता है? कि यहाँ पर हृदय पर। हृदय पर क्यों हाथ लगाते हैं? कि यहाँ पर भगवान बसते हैं, इसलिए मध्य में कौन बसता है? तो ये हमारे अंग के मध्य में बसते हैं। तो कहाँ बसते हैं? गोंड। तो गोंड जनजाति कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। भीड़ कहाँ पर होगी? ये भीड़ जैसे भीड़ ज़्यादातर मध्य में होती है। आगे जैसे स्पेशल लोग होते हैं, पीछे एकदम जो दूर पर होते हैं वो लोग, उनको यही नहीं समझ में आएगा कि आगे हो क्या रहा है। और जो मेन बीच में जो होते हैं उनको सब कुछ पता होता है कि आगे क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है ना। तो भीड़ कहाँ होती है? बीच में होती है। वैगा, वैगा आप ऐसे याद करिएगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। कोल मध्य प्रदेश में ऐसे मतलब याद कर लीजिएगा कि कोल कि कोयला पाया जाता है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। तो कोल क्या हो जाए? कोयला। सहरिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी जनजाति है। सहरिया, सहरिया कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो लोग शहर के जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं ना वो शहर को भागते हैं। जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं वो कहीं नहीं भागते, वो जहाँ है वहीं रहना चाहते। जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो भी कहीं नहीं भागते हैं, क्योंकि उनके पास इतना है ही नहीं कि वो शहर को भागें। और जो उच्च वर्ग के होते हैं वो जानते हैं अब इससे उच्च किस स्थान पर हम जाएंगे। लेकिन जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं वो शहर की तरफ भागते हैं। जैसे हम आप सब लोग मध्यम वर्ग से ही आते हैं, तो पढ़ाई के लिए या भी कुछ भी करने के लिए, नौकरी के लिए, यहाँ वहाँ के लिए, तो कहाँ के लिए भागेंगे? शहर की तरफ भागेंगे कि अब तो गांव में कुछ रह ही नहीं गया, वही खेती किसानी बस। तो अब कोई खेती किसानी आज के ज़माने में करना भी नहीं चाहता है, सब लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं। तो शहरिया कहाँ होंगे? मध्य में होंगे। शहरिया कहाँ होंगे? जो मध्य वर्ग के लोग होंगे वो शहर को भाग रहे हैं। ऐसे मतलब आप नॉर्मल तरीके से बिल्कुल आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। शहरिया इसमें इंपॉर्टेंट है, भील इंपॉर्टेंट है, गोंड इंपॉर्टेंट। वायगा पूछी नहीं गई है परंतु आप याद कर लीजिए, क्योंकि जो अभी तक नहीं पूछी गई अब उनमें आयोग अपने क्वेश्चन बनाने लगा है। वायगा कोल भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कोल छोड़ सकते हैं। अब सबसे जो मस्त ट्रिक है यहाँ पर की जनजातियों की, जो अभी तक मैंने जो सबसे मस्त ट्रिक बनाई है वो है झारखंड की। क्या है? झारखंड की। झारखंड में सबसे पहली आती है मुंडा। मुंडा तो झारखंड के एक बिरसा मुंडा थे, जो एक जनजाति थी, जो अंग्रेजों से बहुत ज़्यादा विरोध भी किए थे अंग्रेजों का, और उनसे लड़े भी थे। परंतु ये क्या किए थे? ये हिंसक लड़ाई लड़े थे। इन्होंने सोचा कि गांधी जी तो मतलब अहिंसक थे कि चलो धीरे धीरे हर चीज़ परिवर्तन, लेकिन उन्होंने सोचा चलो हिंसा करके तुरंत सब कुछ परिवर्तित कर दिया जाए। इन्होंने अपने आप को भगवान सिद्ध किया था कि मतलब मैं खुद एक भगवान हूँ। कौन? बिरसा मुंडा। तो सबसे पहले आप ये याद करेंगे कि बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो झारखंड में। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पर है? तो झारखंड में। आप करंट अफेयर्स भी यहाँ पर जोड़ सकते हैं। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पर है? तो झारखंड में। तो कैसे याद करेंगे? मुंडा, मुंडा मतलब कि सर पर बाल नहीं है, तो झाड़। तो जब सर पर बाल नहीं है तो झाड़ेगा क्या, है ना। तो मुंडा से आप ऐसे कि झारखंड, जब बाल ही नहीं तो झाड़ेंगे क्या। फिर संथाल, ठीक है, और फिर बैगा, फिर उरांव, ठीक है। तो क्या हुआ? मुंडा, संथाल। अब संथाल का मतलब, अब संथाल कैसे इससे झारखंड से मिलाएंगे? संथाल जब हम अपनी, अब वैगा पहले बताते हैं। वैगा क्या हुआ कि हम अपने बैग में कंघी रखते हैं। किस लिए रखते हैं? जब भी हम कहीं जाते हैं बाहर तो अपने बैग में एक छोटी सी कंघी रख के जरूर चलते हैं। लगभग सभी लोग चल जाते हैं लेकर के, कि पता नहीं बाहर कब कितना समय लग जाए, तो एक कंघी जरूर डाल। किस लिए? क्योंकि बाल झाड़ने के लिए। तो वैगा कहाँ की है? झारखंड की है, ठीक है। उरांव कहाँ की है? उरांव भी झारखंड की है। इसकी मैंने कोई ट्रिक नहीं बना पाई थी उरांव की, तो आप इसे संथाल और उरांव। संथाल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुंडा भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, ये दोनों बहुत ही, संथाल और मुंडा। वैगा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वैगा दो जगह हो जा रही, एमपी और झारखंड, तो वैगा इतनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उरांव भी आपकी इंपॉर्टेंट है, आप इतना देख सकते हैं। अब आती है बात अंडमान निकोबार द्वीप समूह की या अंडमान की। इसमें जो मैंने लिख रखा है ये तो मैं ऐसे बता ही रही हूँ, परंतु कुछ चीज़ें मैं इसमें अभी डिटेल भी करूँगी, क्योंकि ये इतनी चीज़ें मतलब डिटेल करना बहुत बड़ी बात हो जाएगी फिर। तो जैसे अंडमान निकोबार की जारवा जनजाति है। जारवा जनजाति इतनी खूंखार जनजाति है कि यहाँ पर सरकार ने लोगों को जाना भी वर्जित कर दिया, कि यहाँ पर बिना अनुमति के कोई भी इनके जो इनका एरिया है वहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता है। जारवा जनजाति इतनी खूंखार है। कुछ जनजातियाँ तो ऐसी होती हैं, आगे अभी बताएंगे जैसे। और ओंज, यहाँ की एक ओंज जनजाति है, एक यहाँ की शैम्पेन जनजाति है, एक यहाँ पर सेंटलीस जनजाति है। तो कैसे इनको याद करेंगे? जारवा तो आप जान गए कि ये सबसे खूंखार जनजाति कहाँ की है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। तो अब ओंज, शैम्पेन और सेंटलीज कैसे याद करेंगे? इनकी एक ट्रिक है कि ये तीनों कभी भूले ही नहीं, ठीक है। एक बार मैं देख लेती हूँ वीडियो सही चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर बताती हूँ कि शैम्पेन, या शैम्पेन तो लगभग सभी लोग जानते हैं कि शैम्पेन पी जाती है। तो यहाँ पर एक शैम्पेन की मान लीजिएगा बोतल बना लेते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? शैम्पेन की बोतल।
ये शैंपेन की बोतल है और इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें ऑरेंज, जो ऑरेंज आपका जूस आता है, ऑरेंज जूस भरा हुआ है। शैंपेन की बोतल में ऑरेंज जूस भरा हुआ है, जिसकी खुशबू किस तरह की है, सेंट की तरह की है। तो सेंट लीज, तो तीनों जनजाति आपको एक ही ट्रिक से याद हो गई कि शैंपेन की बोतल में ऑरेंज जूस भरा हुआ है, ऑरेंज जूस की खुशबू किस तरह की है, तो सेंट लीज या सेंट की तरह है, ठीक है ना। तो क्या क्या होंगी, जारवा जनजात, औंध जनजात, शैंपेन जनजात, सेंट लीज जनजात, ये 4 जनजाति अंडमान निकोबार की है। आपकी जारवा, सेंट लीज, शैंपेन तो बहुत ही पूछी जाती है, औंध भी पूछी जाती है, परंतु ये तीनों कुछ ज़्यादा पूछी जाती है। अब आते हैं मेघालय की बात। तो मेघालय में मैं तो हमें नहीं लगता किसी को बताने की ज़रूरत है, क्योंकि लगभग सभी लोग जानते हैं गारो, खासी, जयंतिया जनजाति यहाँ पर निवास करती है। कहाँ पर, मेघालय पर। तो ये हो गई मेघालय की बात। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, आप दोनों ऐसे जोड़कर भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ उत्तराखंड, क्योंकि जनजात कहाँ पर निवास करेगी, अब उत्तर प्रदेश में तो ये मतलब मैदानी क्षेत्र है, सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा ये तराई क्षेत्र ऊपर का पड़ता है, तो यहीं पर जनजातियां निवास करती हैं। और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड 2000 में कट कर बना, तो सारी जनजातियां लगभग उत्तराखंड में निवास, लेकिन कुछ इनका हिस्सा, ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी वही निवास, लेकिन कुछ हिस्सा या कुछ इनका जैसे अंश उत्तर प्रदेश में आ जाता है। तो जैसे थारू पूछी जाएगी तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों की है। भोटिया उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों की है। जौनसारी मैंने बताया था कि जौनसारी जनजाति ऐसी है जो बहुपति, मतलब उनके बहुत ढेर सारे पति होते हैं। बहुपति की मैंने आपको परिभाषा भी बताई थी कि अगर कोई 4 भाई हैं और उनसे अगर वो बड़े भाई से या उन 4 भाइयों में से बड़े भाई से विवाह करती है, तो बाकी बचे 3 भाई से भी वो विवाह करेगी, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, बहुपति विवाह कहते हैं। तो जौनसारी और टोडा 2 जनजातियां आपको याद करनी है जो बहुपति विवाह करती हैं। बहुपति विवाह 2 जनजातियां करती हैं। कौन कौन से, जौनसारी और टोडा। ये जानकारी आपके पास बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आप पीसीएस का बैकईयर सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर ये प्रश्न जरूर मिलेंगे कि कौन सी ऐसी जनजाति है जो बहुपति विवाह करती है। तो आपको जौनसारी और टोडा, अभी टोडा की मैं बात करूंगी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो निवास करती है वो खरवार है, खरवार जनजाति। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो गोंड जनजाति है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति गोंड, और फिर उसके बाद खरवार, फिर थारू आती है, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश के, जैसे अभी लेखपाल का पेपर हुआ था, मैंने कल भी ये बात बताई थी, तो गोंड जनजाति पूछी गई थी कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो वो गोंड जनजाति है, ना कि थारू। लोग आप मतलब उत्तर थारू देख कर आए थे, और जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि मैं आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर दिया, तो अब तब पछताए का हो जब चिड़िया चुन गई खेत। जब पछताना मतलब जब लगाना था तब तो वहाँ नहीं लगा पाए। तो इसीलिए कहते हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत अच्छे से पढ़नी चाहिए, दिमाग में वही जो सरल चीज़ें होती हैं ना, जब वो आपकी गलत हो जाती हैं या आप आता हुआ क्वेश्चन आप गलत काला कर दिए तो बहुत ज़्यादा खलता है, क्योंकि उसके माध्यम से लोग आपसे एक क्वेश्चन ऊपर उठ जाते हैं, और एक क्वेश्चन का मतलब बहुत बड़ी बात होती है। आर पार की बात होगी, आप आर पार थे फिर आर आ गए, तो मतलब आर पार की बात। नागा जनजाति कहाँ की होगी, नागालैंड की होगी। बोडो जनजाति असम की होगी, आपकी कहाँ की होगी, असम की होगी। खोंद जनजाति आपकी उड़ीसा की होगी, कहाँ की होगी, उड़ीसा की होगी। कुकी जनजाति, कुकी विद्रोह भी हुआ था, तो कुकी विद्रोह कहाँ पर हुआ था, आप इसी तरह मतलब देखो, मुपला विद्रोह याद कर लिए, बिरसा मुंडा विद्रोह याद कर लिए, कहाँ पर हुआ था। अब कुकी विद्रोह कहाँ हुआ था, तो मणिपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, मणिपुर में हुआ था। क्या हुआ था, कुकी विद्रोह। कुकी विद्रोह के बाद मेठी मतलब आप जैसे एक लकड़ी आती है, मुझे याद नहीं है, वो मतलब खाई जाती है, जैसे लोग सुपारी खाते हैं उसी के साथ, उसे अब नाम मुझे बिल्कुल उसी से ये नाम मिलता है, तो वो कैसी होती है, मीठी होती है। तो मीठी का मतलब मड़ी, ऐसे आप मीठी, अब आप मेठी से मड़ी जोड़ लीजिएगा। लेप्चा सिक्किम, ठीक है, लेप्चा सिक्किम। इतनी बातें, अब इतने ही आपको जनजाति याद करनी है। बाकी कुछ जनजातियां हैं जिनकी मैं अभी डिटेल करती हूँ, आप इतना बिल्कुल मोटा मोटा इतनी जनजातियां आपको याद होनी चाहिए। ये जनजातियां अगर याद हो गई तो आप जान लीजिएगा आईएएस पीसीएस में लगभग 2 प्रश्न जनजातियों से पूछे जाते हैं, जो मैंने कल का लेक्चर और आज का लेक्चर डाला है। तो इसमें कम से कम 2 जनजातियां ऐसी हैं जो आईएएस और पीसीएस के एग्जामों में पूछी जाती है। वैसे तो आपके फ्यूचर में आरओ का ही एग्जाम लगा है, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कम 2 प्रश्न आपके जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे कुछ डिटेल करते हैं, जैसे टोडा जनजाति की। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे टोडा जनजाति की। तो टोडा जनजाति कहाँ पर निवास करती है, कुछ जनजातियाँ इनमें ऐसी हैं जिनके विषय में मैं बताऊंगी कि कुछ मतलब पशुओं को चराती हैं, भैंस बैल ले जाके, वो केवल उनका काम ही है क्या करना, भैंस बैल ले जाके चरवाना उनका काम होता है कि जाके बस चरवा लाए। तो आगे बात करते हैं यहाँ पर
भारत की प्रमुख जनजातियां। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, परंतु आप लोग इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएंगी। तो जैसे मैंने कल संथाल तक की बात आपको बता दी थी, तो आगे आपको मैं गोंड जनजाति के विषय में बताना चाहती थी। तो गोंड तो मैंने बता दिया कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। ये उत्तर प्रदेश की ये सबसे बड़ी जनजाति है, और ये उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। मैंने बताया ये मध्य प्रदेश में भी गोंड जनजाति पाई जाती है, ठीक है। तो इसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका सबसे बड़ा जो काम है, जो कृषि, ये क्या कहते हैं, पशु बलि। ये पशुओं की बलि बहुत चढ़ाते हैं। जो गोंड जनजाति है ये डरते वरते नहीं है, जाके पशुओं की बलि खुद चढ़ाते हैं। जितना इनका मन होता है उतना वो पशु बलि कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये इतने बलि होते हैं। गोंड क्या अब भगवान ही है, चाहे वो पशुओं की बलि चढ़ाएं चाहे मनुष्यों की बलि चढ़ाएं। आप ऐसे सीधी सीधी बात ऐसे याद करिए जे कि जब ये गार्ड ही हैं तो ये चाहे पशु की बलि चढ़ाएं चाहे मनुष्य की बलि चढ़ाएं। तो अब लेकिन इसमें और क्या याद करना है आपको, इसमें लोग जो गोंड जनजाति के लोग हैं, इसमें जो पुरुष लोग होते हैं वो वस्त्र बहुत कम पहनना पसंद करते हैं। क्या करते हैं, वस्त्र बहुत कम पहनना पसंद करते हैं। इनकी एक पहचान है, मतलब ये लोग वस्त्र बहुत कम पहनते हैं, सिर्फ पुरुष लोग, ठीक है। और महिलाएं क्या करती हैं, महिलाओं को इसमें गहना बहुत ज़्यादा पहनना, जो आभूषण आपके होते हैं, जो इनके आभूषण होते हैं, सबसे ज़्यादा गोंड जनजाति के ही लोग आभूषण पहनते हैं। क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा गोंड जनजाति की महिलाएं ये सबसे ज़्यादा आभूषण पहनती हैं। आप गोंड जनजाति देखिएगा गूगल पर डाल के कि गोंड जनजाति की महिलाएं कैसी होंगी, तो इतना आभूषण होगा जैसे लगा 20-20, 25-25 किलो का आभूषण पहने रहती है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, अपना लाद के टांग के लिए रहती है, ठीक है ना। मैंने जैसे इनका बताया कि ये जो कृषि करती हैं, इनकी जो कृषि होती है ये स्थानांतरित कृषि होती है। क्या होती है, स्थानांतरित कृषि होती है। मतलब ये लोग एक जगह कृषि नहीं करते हैं, ये लोग कहीं यहाँ कृषि करेंगे, कहीं यहाँ कृषि करेंगे, कहीं यहाँ कृषि करेंगे। इनका एक स्थान नहीं है कि ये एक जगह, जैसे अपने खेतों में हम लोग सिर्फ अपने ही खेत में कृषि करते हैं, तो इनका ये मतलब नहीं है कि एक जगह कृषि करेंगे। ये लोग स्थानांतरित कहीं भी कृषि अपनी कर लेते हैं, क्योंकि जैसे झूमिंग कृषि होता है ना, उसी तरह की ये कृषि लगभग होती है। लेकिन यहाँ पर झूमिंग शब्द ना देकर, ना आप भी ऐसा समझिए कि मैं झूमिंग बता रही, मैं बस समझा रही हूँ कि जैसे कुछ लोगों को ये बातें पता होती है कि झूमिंग कृषि एक जगह ना होकर कई जगह होती है, थोड़ी थोड़ी, कभी यहाँ हो गई कभी वहाँ हो गई। जब यहाँ की जमीन बंजर हो जाती तो कहीं और कृषि कर लेते हैं, जहाँ उपजाऊ होता है वहाँ, और ये लोग फिर इसी तरह कृषि करते हैं, ठीक है ना। इतनी बात आपको जान लेनी है। और गोंड जनजाति है तो गोंडवाना लैंड के निवासियों के कारण इनका नाम क्या पड़ा था, गोंड पड़ा था, ठीक है। आगे बात करते हैं आपकी भील जनजाति की। भील जनजाति मैंने आपको 2 जगह बताई थी। सबसे पहले मैंने आपको राजस्थान में भी भील बताया था। अब देखिए आप यहाँ से मतलब बना सकते हैं कि भीड़ मैंने बताया था, तो कहाँ पर भीड़ थी, राजा रजवाड़ों के यहाँ भीड़ होती है, तो भील जनजाति वहाँ पर। फिर मैंने बताया कि भीड़ अक्सर मध्य में होती है। आप कोई भी चीज़ देख लीजिएगा, आप चाहे जिस चीज़ का वो निकलता है, जुलूस निकलता है जैसे, तो आगे थोड़े ही लोग मिलेंगे आपको, फिर बाद में पता चलेगा अरे भीड़ तो पीछे है। फिर उसके भीड़ जब निकल जाती है उसके पीछे 10-5 लोग बाइक से जैसे भी जा रहे हैं आप, तो मतलब आपको जाते मिलेंगे। तो भीड़ कहाँ होती है, बीच में होती है। तो ये कहाँ कहाँ पर होगी, ये राजस्थान में भी होगी, मध्य प्रदेश में भी होगी। ये बातें आप याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि राजस्थान में भी होगी, मध्य प्रदेश में भी होगी, और गुजरात में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, त्रिपुरा कर्नाटक में भी है, आंध्र। क्योंकि ये क्या है, भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। क्या है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति होने के कारण ये कई राज्यों में पाई जाती है। क्या होती है, कई राज्यों में ये पाई जाती है, ठीक है। तो ये, और इनकी उत्पत्ति तमिल भाषा के शब्द से हुई थी। तमिल भाषा का एक शब्द है विल्लुवर, ऐसे आप लिख लीजिए, तमिल भाषा से, तमिल भाषा विल्लुवर शब्द से हुई थी क्या, भील, ठीक है। भील शब्द की उत्पत्ति इस तमिल भाषा के विल्लुवर शब्द से हुई थी। इसका अर्थ होता है धनुषकारी, मतलब धनुषकारी। इतनी बात, कभी कभी ये शब्द पूछ लिए जाते हैं कि विल्लुवर शब्द का अर्थ बताएं। आईएएस और पीसीएस में ऐसा पूछा गया है कि कई शब्द आपसे ऐसे पूछे जाते हैं कि उनका अर्थ बताएं। अब जब मैंने कभी पढ़ा ही नहीं तो उनका अर्थ कहाँ से मुझे पता होगा। तो विल्लुवर शब्द का अर्थ होता है धनुषकारी, ठीक है। मैंने बता दिया आपको भील जनजाति के विषय में। भील के विषय में इतने ही याद करनी। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, इसलिए ये कई राज्यों में पाई जाती है। सबसे पहले तो आपको राजस्थान याद करना है, मध्य प्रदेश याद करना है, गुजरात याद करना है, ये बड़े बड़े राज्यों में ये पाई जाती है। फिर इसके बाद बात करते हैं मुंडा विद्रोह की, मतलब मुंडा जनजाति। अब विद्रोह यहाँ तो नहीं चल रहा है। मुंडा जनजाति की, तो मुंडा जनजाति मैंने आपको कहाँ बताया था,
झारखंड। देखो अब मतलब आप याद करना चाहेंगे तो याद हो जाएंगे, क्योंकि मेरे तो बाल नहीं है तो मैं झाड़ू क्या, तो मतलब झारखंड। तो ये कहाँ मेन कहाँ की होगी, ये तो झारखंड की होगी। ये कहाँ और कहाँ पाई जाएगी, ये बिहार में भी पाई जाएगी। ठीक है, ये झारखंड में भी होगी, बिहार में भी होगी, आपके पश्चिम बंगाल में भी होगी, छत्तीसगढ़ में भी होगी, मध्य प्रदेश में भी होगी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी होगी। इस तरह याद कर सकते हैं आप। ये मार्च अप्रैल को, जो मार्च अप्रैल का आप महीना आता है, मार्च अप्रैल, बस इसमें यही पॉइंट आपको याद करना है। मार्च अप्रैल का जो महीना होता है, इसे किस त्योहार के नाम से भी ये मुंडा जनजाति लोग मनाते हैं, तो सरहुल त्योहार, सरहुल त्योहार। ठीक है ना, जो मार्च अप्रैल का महीना होता है, तो ये जो मुंडा जनजाति होती है, तो इसे इस सरहुल त्योहार के नाम से मार्च अप्रैल में ये लोग ये त्योहार मनाते हैं। कौन से जनजात, मुंडा जनजात। कहाँ पाई जाती है, आपके झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कई राज्यों में ये भी पाई जाती है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि सरहुल त्योहार कौन मनाता है, तो मुंडा जनजात मनाती है मार्च अप्रैल के महीने में। ठीक है, मैंने जैसे आपसे बात की थी कि मैं टोडा जनजात की सबसे पहले मैं यहाँ पर आप बात कर लूंगी। तो यहाँ पर आप लिखिएगा टोडा जनजात, टोडा जनजात। टोडा जनजाति कहाँ पर है, तो नीलगिरी की पहाड़ी पर। अगर आपसे पहाड़ी पूछे तो नीलगिरी की पहाड़ी पर कहाँ पर निवास करती है, तो नीलगिरी की पहाड़ी पर, नीलगिरी की पहाड़ी पर। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी पर ये निवास करती है। कौन, टोडा जनजात। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पर आती है, तो केरल और तमिलनाडु के मिलने से, जब केरल और तमिलनाडु के मिलने से जो यहाँ पर पहाड़ी बनती है, वो कौन सी पहाड़ी बनती है, नीलगिरी पहाड़ी बनती है। तो ये पश्चिम का और ये पूरब का माना जाता है। जो पश्चिम पूरब जहाँ पर मिलते हैं, तो अगर नीलगिरी पहाड़ी पूछी जाए तो केरल और तमिलनाडु के मध्य स्थित है, लेकिन ज्यादातर ये तमिलनाडु में स्थित है। मैंने बताया था कि टोडा जनजाति एक ऐसी जनजाति है जो ये बहुपति विवाह करती हैं। आप ये पॉइंट जरूर याद करिए, दो ही जनजातियां ऐसी हैं जो बहुपति विवाह करती हैं, और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैं बार बार ये जोर देकर आपको बता रही हूँ। तो टोडा जनजाति हो गई आपकी, टोडा जनजाति तमिलनाडु, आप चाहे याद कर सकते हैं, जो आपका मन करे वो याद कर लीजिएगा टोडा जनजाति के विषय में। अब आते हैं जो छोटी छोटी जनजातियां रह गई हैं, उनके विषय में मैं बता देती हूँ। जैसे कि कुछ जनजातियों के मैं मतलब ऐसे बोल देती हूँ, तो आप लोग सुन लीजिएगा। जो सिक्किम, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा में पाई जाने वाली जनजातियां, उन्हें भूटिया जनजात कहा जाता है। मैंने कल ये प्रश्न बताया भी था आपको। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति, जैसे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति क्या है, गोंड जनजाति है, तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति मैंने कल बताया भी था, थारू जनजाति है। ठीक है, थारू जनजाति है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, जो मैंने कल आपको चित्र बनाया था कि ये प्रजातियां पाई जाती हैं, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड कहाँ पर पाई जाएंगी, तो आपके दक्षिण में पाई जाएंगी। प्रजाति से संबंधित जनजाति कौन से, मैंने वहाँ पर संथाल दिखाया भी था। संथाल कहाँ की है, तो झारखंड की है। ठीक है, आप इतना याद कर सकते हैं। कोरबा जनजाति, एक कोरबा जनजाति है, आप इसे लिख लीजिए चाहे। कोरबा जनजाति कहाँ की है, कोरबा जनजाति झारखंड और छत्तीसगढ़ की है। कोरबा जनजाति कहाँ की है, कोरबा जनजाति, कोरबा जनजाति झारखंड और छत्तीसगढ़ की है। झारखंड प्लस छत्तीसगढ़ की है। झारखंड और छत्तीसगढ़ की ये एक ऐसी जनजाति है जो कंदमूल खाती है, जो कंदमूल खाती है। ठीक है, कंदमूल का मतलब आप जान रहे हैं, ये मतलब कंदमूल जैसे आपके गाजर, आलू, इस तरह के फल ये खाती है। मतलब कंदमूल खाती है, जो जमीन के नीचे पाए जाते हैं जितने भी फल, उनको ये खाती है। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंदमूल, ये प्रश्न पूछा जाता है आईएएस में। एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी ऐसी जनजाति है जो सिर्फ और सिर्फ कंदमूल खाती है, तो आपकी कौन सी जनजाति होगी, कोरबा जनजाति होगी। आपसे मैं बार बार बोल रही हूँ आप सभी से कि आप लोग बैक ईयर पेपर जरूर सॉल्व करें। आप अपनी मेज पर पुनः अवलोकन घटना चक्र की ले सकते हैं, और एग्जाम जब पास आ जाता है तो आप लोग कोई भी टेस्ट सीरीज लेकर आप कर सकते हैं। अभी टेस्ट सीरीज मतलब पुरानी ही आ रही है, लेकिन जब एग्जाम आने वाला होता है, जैसे 2-4-3 महीने रह जाते हैं, तो अच्छी अच्छी टेस्ट सीरीजें आने लगती है मार्केट में, तो आप वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं। मैंने आपको खांसी भी बता दी, जारवा भी बता दिया। कोल जनजाति मैंने आपको बताया था कि ये मुख्य रूप से कृषि के लिए जानी जाती हैं, और ये कोल जनजाति आपकी बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में पाई जाती हैं। ओंगे जनजाति मैंने बता दिया कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है, निग्रोटो प्रजाति की है। शैम्पेन बता दिया मैंने, सेंटिनेली बता दिया, नागा जनजाति बता दिया, चाग्या जनजाति। अब सारी जनजातियां लगभग खत्म होती हैं, और जैसे उत्तर राजस्थान के कुछ
मीणा, भील, मैंने आपको मीना बताया, भील बताया, सहरिया बता दिया, गरसिया मैं शायद रह गई थी। सहरिया और गरसिया दोनों कहाँ पर हैं? सहरिया, सहरिया आपकी तो मध्य प्रदेश में भी है लेकिन राजस्थान पे भी है, ठीक है। और गरसिया, गरसिया शायद मैंने बताया था। तो गरसिया कहाँ पर है कि गरजेंगे लोग, गरज होगी तो जाएंगे कहाँ पर? राजा रजवाड़ों के पास। तो गरसिया भी आपकी राजस्थान की है। दामोर भी आपकी राजस्थान की है। जब लोग दम तोड़ने लगते हैं तो कहाँ जाते हैं? राजा के पास जाते हैं। ऐसे नहीं जाते, जब भूख से मर रहे होते हैं, एकदम दम तोड़ने लगते हैं, तब लोग दौड़ते हैं किसके पास? राजा के पास जाएं, कुछ पैसा वैसा देगा तो शायद हमारे इस व्यक्ति का, हमारे परिवार के जो भी, तो दम तोड़ने से बच जाएंगे। दामोर जनजाति, ठीक है। तो जनजाति का ये चैप्टर खत्म होता है। हिमाचल प्रदेश की एक जनजाति हमें याद आती है। हिमाचल प्रदेश की एक जनजाति है, कौन सी है? गद्दी जनजाति है। कौन सी? गद्दी जनजाति है, जो हिमाचल प्रदेश की, जो मैंने बताया था आप सबसे। तो गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश के, मैंने बताया कि हिमाचल प्रदेश का जो कन्नौज जिला है, एक कन्नौज जनजाति हो गई। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जो गद्दी जनजाति है कहाँ रहती? हिमालय में रहती, मतलब पहाड़ियों में रहती, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। और हिमालय, जब यहाँ से कोई गुजरता है, मान लीजिएगा कि हिमालय काट कर ही वहाँ पर रास्ता बनाए जाते हैं, तो जब वहाँ से लोग गद्दी जनजाति को देखते हैं ऊपर, वहाँ पर क्या है ऐसे कि ऊपर बर्फ़ ढकी हुई, मैं गई नहीं हूँ कि मैं ऐसे बता रही हूँ, लेकिन आप गूगल पे डालेंगे या यूट्यूब पर डालेंगे तो आपको इस गद्दी जनजाति के विषय में बताया जाएगा कि वहाँ पर जब गद्दी जनजाति, ऊपर तो पहाड़ियों में बर्फ़ ढकी हुई है, लेकिन बीच में जब आएंगे तो वहाँ अच्छी खासी घास, मतलब इनके छोटे छोटे लकड़ियों के घर दिखाई देते हैं नीचे से, क्योंकि ये लगभग 6 से 7 किलोमीटर ऊपर होते हैं, तो हमको छोटा छोटा नीचे से दिखाई देता है कि यहाँ पर कोई रह रहे हैं। लेकिन कहते हैं यहाँ के लोग, मतलब जब घास, मतलब वहाँ घास, ये अपने घर को इतना हरियाली से रखते हैं, फूल पत्ती इतने, जब भी आप नीचे से देखेंगे तो इतना हरे भरे घर इन लोगों के रंग बिरंगे दिखते हैं, बड़ा अच्छा नज़ारा देखने में लगता है। तो वहाँ के लोग जैसे बताते हैं कि जब इन लोगों को, मतलब बकरी भेड़ ये सब पालते हैं और उन्हीं का दूध दही अपना खाते हैं, और फिर उसके बाद जब इन्हें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि कोई चीज़ घट गई जो मार्केट से या बाज़ार से लेना होता है, तब ये लोग 5-6 किलोमीटर नीचे उतर कर आते हैं। और 5-6 किलोमीटर उतरने में इन लोगों को सिर्फ 2 से 3 घंटे का ही समय लगता है। बाकी उन लोगों ने ऐसा बताया कि अगर नॉर्मल इंसान अगर जाए तो कम से कम 10 से 12 घंटे मतलब मिनिमम लगते हैं, लेकिन ये लोग 3 से 4 घंटे में नीचे आ जाते हैं, अपना सामान लेते हैं। ये लोग मतलब आपस के लोगों से या बाजार जहाँ लगती है वहाँ के लोगों से बहुत ज़्यादा कट कर रहते हैं। वो अपना काम करते हैं, जो भी बकरी ये जो भी वो पालते हैं उसको आकर बेचते हैं, कहते हैं बेच के जो भी पैसा होता है उससे जो भी कुछ सामानें अपनी लेनी होती है रोज़मर्रा वाली, वो लोग लेकर फिर वापस उसी स्पीड से, और कहते हैं इतनी स्पीड से ये लोग ऊपर जाते हैं कि मतलब देखने का एक नज़ारा होता है, क्योंकि वहाँ के रास्ते बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं। नॉर्मल इंसान का चढ़ना वहाँ पर मुमकिन नहीं है, नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर चढ़ने कह रहे हैं इन लोगों को थकान भी नहीं लगती। आप लोग जैसे घंटे 2 घंटे भी किसी पहाड़ी पर चढ़ते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा भी मतलब चढ़ाई होती है तो ये होता है कि अरे चलिए पैर दर्द होने लगा, परंतु वहाँ पर तो जगह जगह पर क्योंकि पहाड़ काट कर ही रास्ता बनाए गए हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि हिमाचल प्रदेश की और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। कभी आप लोगों को मौका मिले तो आप लोग भी घूमने जाइए, नहीं मौका मिल रहा है तो अब तो ऐसी सुविधाएं दे दी गई हैं कि आप यूट्यूब पर, गूगल पर, जहाँ भी आप देखना चाहेंगे तो आप लाइव सारा कुछ देख सकते हैं। तो जैसा कि आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ये आपकी जनजातियाँ समाप्त हुई और कुछ लोग मतलब ये डिमांड कर रहे हैं कि आप क्वेश्चन लेकर आइए, जितना भी अभी तक आप पढ़ा चुके हैं उसका कुछ क्वेश्चन 2 दिन 1 दिन करा दीजिएगा। तो इसके लिए तो बोर्ड पर आना संभव नहीं है कि अगर मैं क्वेश्चन लेकर आऊँ और फिर मैं बोर्ड पर पढ़ाऊँ, ना तो मैं यहाँ पर एक एक क्वेश्चन लिख कर 4 ऑप्शन आपके सामने ला सकती हूँ, क्योंकि उसके लिए फिर बहुत ज़्यादा समय लगता है। या तो फिर मैं आपसे ओरल ऐसे ही पूछूं और आप लोग उसका उत्तर दें कि मैं लाइव क्लास लेकर, जैसा आप लोग चाहें, मतलब आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं मतलब कोई वीडियो बनाकर उसे अपलोड कर दूं कि इतने इतने क्वेश्चन इस टॉपिक से 25 क्वेश्चन, इस टॉपिक से 25 क्वेश्चन, इस टॉपिक से बनाकर आप लोगों को अपलोड कर दूं वो वीडियो। तो आप अगर वैसा देखना पसंद करते हैं तो उसके लिए कमेंट करिएगा। अगर आप इस पर देखना पसंद करेंगे कि मैं सिर्फ आपसे ओरल क्वेश्चन पूछूँ यहाँ पर, तो आप उसके लिए भी कमेंट करिएगा। तो आज की वीडियो या आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। बाकी आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात करते हैं अगली क्लास में, और अब कुछ नया चैप्टर उठाएंगे। तो अगर आप लोगों को कुछ पसंद हो तो आप लोग सुबह तक मतलब मैसेज या कमेंट कर सकते हैं कि ये वाला चैप्टर पढ़ा दीजिएगा, तो मैं वही चैप्टर उठाऊंगी। नहीं तो फिर जो इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा फिर मैं उसे उठाकर उसे समाप्त करती हूँ। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में बहुत ही जल्द मिलते हैं। और अपनी पढ़ाई निरंतर करते रहिए, आप लोग लगे रहिए। पेपर एकदम दौड़ते चले आ रहे हैं सारे के सारे, समय कटता चला जा रहा है, मौसम भी इतना सुहाना होता चला जा रहा है कि लोग मतलब
मौसम, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है लेकिन मौसम दिन में सुहाना भी रहता है, हवा चलती है, ठंडा ठंडा मौसम रहता है, तो नींद भी आती है। इतने समय आलस से क्या, बहुत ज़्यादा मौसम है, क्योंकि वही उमस वाला मौसम है। जैसे केरल में मैंने अभी बताया था कि केरल में बहुत ज़्यादा उमस होती है, कि वहाँ पर बारिश भी होती है, मतलब पानी भी बहुत ज़्यादा है, समुद्र के तट के किनारे भी है, हवा भी चलती है, तो उसके कारण वहाँ पर उमस बहुत ज़्यादा होती है। तो आज की क्लास रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, और अपने से बड़ों का सम्मान कीजिएगा, छोटों को प्यार दीजिएगा, और अपने जो भी देने योग्य हैं, अगर आप कुछ भी शिक्षा देने योग्य हैं तो शिक्षा दीजिएगा, ज्ञान देने योग्य किसी को तो ज्ञान दीजिएगा। जो भी आप अगर देने योग्य हैं, अगर आपके अगल बगल कोई लेने योग्य भी है तो आप ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आजकल तो लोग लेने वाले भी नहीं मिलते, देने वाले तो मिल जाएंगे। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।